सुपरस्टार्स, आप लोग के लिए आज मैं लेक्चर 2 लेके आई हूँ ऑफ द वेरी सेम चैप्टर कॉल्ड व्हाई डू वी फॉल इल। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हमारे माइंड में था और उसको एक चैप्टर बना दिया। क्लास 9 एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर मौजूद है और आप सब मेरे साथ इस चैप्टर को समझ रहे हैं, राइट? कम ऑन। सो बच्चों, कल की क्लास की तरह ही आज की क्लास फुल ऑन एनर्जी के साथ आप लोगों को अटेंड करनी है और जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ साथ आपको समझना है, राइट? चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अपना आज का जो टॉपिक होने वाला है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कॉज ऑफ डिजीज। ये बीमारी किस वजह से होती है, ऑल्सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ये दो चीजों पे आज का डिस्कशन हमारा रहेगा। स्टार्ट करें? एक्साइटेड? वेरी गुड। तो चलिए मजाक मस्ती करते हुए फटाफट आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद कॉजेज ऑफ डिजीज। देखो, बीमारियों को फैलने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पेपर में ऐसा आंसर लिखने से कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन योर वर्ड्स। दो तरीके के फैक्टर्स हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। वन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, सेकेंड इंटरनल फैक्टर्स। भाई जो बाहरी फैक्टर्स है जिनका हमारे बॉडी के अंदर से कोई लेना देना नहीं है, जो बाहर से इस चीज को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक। दोनों का मतलब सेम है, एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। लेकिन वो फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, दोज आर कॉल्ड इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं। बाकी मम्मी तो कहती है मिट्टी में मत खेलो, दोस्तों से दूर रहो। उनको तो लगता है दोस्त ही बीमारी फैलाते हैं, ऐसा लगता है उन्हें, है ना? बट हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोस्तों से दूर रहो। दैट मीन्स कि अनहाइजीनिक लोगों से दूर रहना चाहिए, राइट? तो चलो पहले सारे फैक्टर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे और क्या बातें हमें जाननी चाहिए इनके बारे में। फर्स्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स बच्चों, they exist outside human body. They exist outside the human body, right? And what are the factors? External factor A is disease causing microorganism. या तो वो हो सकता है disease causing microorganism या फिर inadequate diet। मे बी आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आप डाइट बॉडी के अंदर तो नहीं लेते, बाहर से लेते हैं। याद है बैलेंस डाइट? लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पे डिस्कशन किया था, राइट? थर्ड इज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। हमारे वातावरण में इतने सारे पॉल्यूटेंट्स घूम रहे हैं, है ना? अजीब अजीब से स्मोक, ठीक है? स्मोक मतलब धुआं, काला धुआं वाला, है ना? डस्ट पार्टिकल्स, आजकल तो कोरोना वायरस, बहुत सारी चीजें जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लिए। दीज आर एनवायरमेंटल pollutants. Next is tobacco, alcohol and narcotic drugs. इनका consumption, right? These are all external factors जिन पे हमें बात करनी है। स्टार्ट करें बच्चों? रेडी? वेरी नाइस। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चों? पैथोजन। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, पैथोजेंस पैथोजेंस पैथोजेंस। और इसके अलावा आपने कभी पैथ लैब के बारे में भी सुना होगा, जहां पे डिटेक्ट करते हैं पैथोजन को, ठीक है? दोज आर कॉल्ड पैथ लैब्स, ठीक है? तो पैथोजेंस विच मे बी वायरस, एग्जाम्पल कोरोना वायरस, HIV, याद है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। थर्ड, सेकेंड इज बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया है जो अलग अलग किस्म की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे टाइफॉइड, दैट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इज फंजाई, रिंगवॉर्म। जो आपके दांत घात खुजली होती है वो किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से होती है। वर्म्स, कई बार बचपन में याद है मम्मी बोलती थी ज्यादा चीनी मत खा, तेरे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। दोज आर कीड़े कॉल्ड वर्म्स। यस, अभी जब हम डिजीज के एजेंट्स को पढ़ेंगे, कॉजेटिव एजेंट्स पढ़ेंगे, तब मैं ये पूरा आपको बताने वाली हूं। अभी सिर्फ आप थोड़ा जितना बेसिक आपको पता होना चाहिए उतना समझ लीजिए। प्रोटोजोन्स में बहुत बेहतरीन प्रोटोजोन है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपकी मुलाकात करवा दी थी विद मिस्टर अमीबा, राइट? अमीबा वॉज अ प्रोटोजोन।
अमीबॉइड प्रोटोजोन। बीमारी कौन सी कॉज करता है? ओके, इट कॉजेज अमीबाइसिस। जी हाँ, अमीबाइसिस नाम की एक बीमारी भी होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट, हेलमिंथ। हेलमिंथ बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक बीमारी कॉज करते हैं। कौन सी कॉज करते हैं? थोड़ा सा मैं यहाँ पे सस्पेंस रखूंगी क्योंकि मुझे आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बताना है आप लोगों को, राइट। चलिए नेक्स्ट, दैट आर ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बॉडी। अब भाई हमारे बॉडी के अंदर हम तो कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस तो प्रोड्यूस करते हैं नहीं, कहीं बाहर से ये हमारे पास आए हैं। कहां से आए हैं? सो दे आर ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, हवा के थ्रू, मे बी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और थ्रू कंटामिनेटेड फूड और थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल। कंटामिनेटेड मतलब जिसमें पहले से वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंटामिनेटेड। ठीक है, आप बाहर से आप खरीद करके लेके आए 1 किलो फ्रेश एप्पल, ठीक है, आपने सोचा आज तो मैं मस्त एप्पल्स खाऊंगा, लेकिन आपने उन्हें प्रॉपरली वॉश नहीं किया, राइट। अब आपने उसको वॉश नहीं किया और आपने क्या किया? सीधे उसको मुंह में डाल लिया, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर लग रहे थे जर्म्स, बैक्टीरिया, जो कि आपको डेफिनेटली दिखाई नहीं दिए। दे विल एंटर योर बॉडी एंड कॉज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज। आप तो खुश हो रहे थे एप्पल खा के इम्यूनिटी बनाऊंगा, एप्पल खा के डिजीज और हो गई आपको। इसीलिए वी शुड प्रॉपरली वॉश वेजीज एंड फ्रूट्स, राइट। बट आपको ये बात मैं इसीलिए अभी बता रही हूं क्योंकि ये खुद बता रहा है पॉइंट कि जो आपके पैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये किसके थ्रू आ गए? किसके थ्रू आ गए आपके अंदर? दीज आर एंटरिंग थ्रू योर एयर, कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड सॉइल। क्लियर है इतनी बात? बताइए, फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर क्लियर, वेरी नाइस। सेकेंड फैक्टर इज इनएडिक्वेट डाइट, या फिर आपका बैलेंस डाइट प्रॉपर ना होना। ये दोनों ही बातें सेम है। इनएडिक्वेट डाइट, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट। आप भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन भोजन में जितनी भी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैलोरीज, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं, देन इट कैन मेक अ पर्सन अनहेल्दी। इसकी वजह से वो पर्टिकुलर आदमी क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। बात समझ में आ गई? सो द सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर इज इनएडिक्वेट डाइट। थर्ड क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। हमारे एयर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी गैसेस है बच्चों, जिनका कंसेंट्रेशन अगर एक एप्रोप्रिएट अमाउंट पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है CO2 हमेशा हमें हार्म पहुंचाएगी। एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में CO2 ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है और उसका होना जरूरी भी है फॉर ग्रीन प्लांट्स, राइट, उनको तो चाहिए। लेकिन अगर इनका कंसेंट्रेशन उस ऑप्टिमम लेवल से ऊपर चला जाता है, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर यू ऑल। तब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, these are all responsible and they are all called environmental pollutants. इसके अलावा और कौन? पढ़ के देखते हैं। such as gases, environmental pollutants में यहाँ पे कौन है? गैसेस है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड इज वेरी harmful for you, right? Next is oxides of nitrogen, nitrogen dioxide, nitrogen monoxide, right? Nitric oxide, sulfur की gases, sulfur की oxides, sulfur dioxide, sulfur trioxide। आपने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और काफी सारे मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला, कंपाउंड्स ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं, तो आपको समझ में आ रही होगी ये बात, राइट? याद कीजिए, कार्बन की ऑक्साइड्स में आप लोगों ने CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ऐसे ही आपने सल्फर के लिए SO2 और SO3 पढ़ा होगा, राइट? रिमेंबर? यस। ऑल्सो इसके साथ और क्या चीजें हैं? पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल, वेरी माइक्रोस्कोपिक साइज, वो इस एयर के अंदर हमेशा प्रेजेंट है। कुछ लोगों को उनसे एलर्जी भी होती है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी बैड, दे आर एलर्जेंस, दे आर कॉल्ड एलर्जेंस। जब वो उन पर्सन के बॉडी के अंदर जाते हैं, दे कॉज पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलर्जी।
हर आदमी में भी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। किसी को खाने से नहीं हो सकती, ठीक है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, पॉलन ग्रेन्स, जैसे कि आपकी फसलें वगैरह कटती हैं तो उनसे पॉलन ग्रेन्स जब उड़ते, फसल कटने के टाइम पे हेयर से भी होती है। अलग अलग तरीके के एलर्जीज हैं। दोज आर ऑल पार्टिकुलेट मैटर जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन दे आर कॉजिंग डैमेज टू योर बॉडी। दीज आर पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जो फैक्ट्री से जितना भी कचरा वगैरह निकलता है, समहाउ ये कहाँ चला जाता है, आपके सॉइल में, आपके एनवायरमेंट में इससे धुआं होता है, आपके वाटर बॉडीज में इसका डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उस वजह से इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी क्या है, आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। इसके अलावा और क्या, हैवी मेटल्स, कैडमियम, मर्करी, ठीक है, ये सारी चीजें जब वाटर बॉडी में एंटर कर जाती है, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, अलग अलग तरीके की बीमारियां कॉज करती है ये। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स। कितनी बार हमने सुना है बच्चों, वो सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिनमें पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स उन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड उनसे जो मिलने वाला फूड प्रोडक्ट्स या जो भी हमें क्रॉप्स मिलेंगे, दोज आर नॉट वेरी गुड। अब मैम इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी ना खेती करने जाएंगे अब, या आप नहीं जाएंगे। तो आप देखिए आजकल लोगों का ज्यादातर रुझान किस तरफ है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। वो लोग ऑर्गेनिक वेजीज, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाते हैं, बेसिकली पैसा ज्यादा देकर के सेम चीज खरीदते हैं। इसका सीधा मतलब यही होता है। लेकिन अगर हम लोग वेस्टेज करना बंद कर देंगे, इन चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, देन आवर नेचर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर इज टोबैको, अल्कोहल और नार्कोटिक ड्रग्स। भाई लोगों को टोबैको कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग, इनमें अलग ही मजा आता है, ठीक है। इस एज के अंदर बच्चों 9th-10th एक ऐसी एज है जब आप इन क्लासेस में होते हो, जब आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके दोस्त, और सबसे बुरे लगते हैं टीचर्स और फैमिली, पेरेंट्स, क्योंकि वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपको वो बुरे लगते हैं। लेकिन आपके दोस्त क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो आपके दिल की बात समझते हैं, राइट, क्योंकि वो आपके दुखों को शेयर कर पाते हो आप उनसे, है ना, यही सब ना। बट दैट इज नॉट ट्रू। आपने अपने आप को खुद आइसोलेट कर लिया बच्चों, आप खुद अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, whenever there are two ways, the one is good and the another one is bad, and our mindset is very very clear that we have to go for the bad one, क्योंकि that is more easier। लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि बाद में जाके आप डेफिनेटली एक टाइम पे ये फील करने लगते हो, यार मैं तो गलत रास्ते आ गया, पहले ही सही था, ठीक है। तो इतना जल्दी वहां पहुंचने से बेटर है कि हम जैसे लोग, यानी कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं। मस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, शैतानी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बदतमीजी करना, गलत चीजों का इस्तेमाल करना, उपयोग करना, ये गलत है बच्चों। हमारे लिए नहीं, आपके लिए, आपके पर्सनल हाइजीन ही इससे अफेक्ट हो रही है। आपके दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सिगरेट स्मोकिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा मैम, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या मैं तो करूंगा, करो, बेशक करो। वन टाइम, इवन वन टाइम कंजप्शन may make you, it may make you, yes, आपको हमेशा के लिए सिगरेट का आदी बना देगा, टोबैको का आदी बना देगा, ड्रग्स का आदी। ये आपके लिए नहीं कह रही हूं मैं, ऐसा होता है बच्चों। जनरली इस एज के बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। दे फील लाइक ये सब तो कूल है, बट इट्स नॉट कूल, इट्स ब्लडी फूल, यस, इट्स वेरी इडियोटिक, राइट। ऐसी चीजों की तरफ जाना, भाई सुपरस्टार लोग ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते, उन्हें बहुत क्लियर है उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है और किस मुकाम पे जाना है। यार लोग तो पैसा कमाते हैं, बिल गेट्स बनते हैं, आगे चल के फेसबुक जैसी कंपनीज खोलते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करें और वहीं पे लिमिटेड हो जाए। मे बी आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन जाए, मे बी आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाए, लेकिन आर्टिस्ट ऐसे नहीं बनते। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो देखिए, टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, नशीले पदार्थ, आपका कोकेन, हीरोइन, इनके नाम स्मैक वगैरह आपने कभी सुना है तो, ठीक है, सुना है, ये सारे ड्रग्स होते हैं बच्चों, ठीक है। आपने मूवीज में इनका नाम बहुत बार सुना होगा। दीज आर अगेन हार्मफुल एंड दे मे लीड टू क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय की बीमारी।
आपको हो सकता है कैंसर हो जाए, भगवान ना करे आपको, यू आर माई स्वीट लिटिल सुपरस्टार, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा गंदे काम करते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। से नो टू टोबैको, दैट्स वेरी क्लियर। कम ऑन, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम पहले बताइए आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट किसी को भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में? नो, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर क्या क्या है? These exist in human body. These factors are present in human body. हो सकता है कोई पर्टिकुलर बीमारी आपको किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से है, आप पैदा ही उसी बीमारी के साथ हुए थे। जैसे कि हीमोफीलिया एक बीमारी है कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। उस बीमारी में क्या होता है बच्चों, अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी कट लगा, ठीक है, तो ब्लड फ्लो होता ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर यूज आने वाली प्रोटीन गॉट अफेक्टेड। अब उसके अफेक्ट हो जाने से क्या प्रॉब्लम होगी कि क्लॉटिंग प्रॉपर टाइम में नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुकती नहीं है। आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना पड़ता है, डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और उसको बहुत प्रॉपरली रोकना पड़ता है, क्योंकि आपका ब्लड प्लेटलेट सही से काम नहीं करते। सो दैट दोज आर डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर का लेना देना नहीं है, राइट। नेक्स्ट, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। हो सकता है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, याद है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। मे बी वो आपने सुना होगा कभी गोइटर के बारे में, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से ऐसा होता है। तो अलग अलग हॉर्मोन्स का लेवल जब बॉडी में ऊपर नीचे होता है, देन इट इज कॉल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस। अगेन इट्स एन इंटरनल फैक्टर। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हो सकता है आपकी किडनी ने प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया, किडनी फेलियर, किडनी फेल हो गई, पता नहीं कौन सा टेस्ट दिया था लेकिन फिर भी फेल हो गई, ठीक है, तो वो किडनी फेल हो जाना इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। इज दैट क्लियर? बताएंगे मुझे। आपको इंटरनल फैक्टर्स समझ में आ गए सभी को? कॉजेज ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, ऑल क्लियर बच्चों? जल्दी से बताइए, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ डिजीजेस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस? ओके, ध्यान देंगे सभी लोग। आफ्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स हम इस बात में क्लियर है दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। कोई भी बीमारी किसकी वजह से हो रही है, दैट कॉज इज वेरी क्लियर इन आवर माइंड, राइट? सभी को क्लियर है? वेरी गुड, वेल डन, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीजेस। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिजीजेस के अंदर हम लोग देखेंगे नंबर 1 एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, सेकंड कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस, एंड थर्ड विच आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। कौन कौन सी है बच्चों, मेरे साथ बोलेंगे? एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज, एंड इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। हो सकता है कुछ टर्म्स आप ऑलरेडी क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन देन ऑल्सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। इनका मतलब क्या है? ठीक, इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे, जिससे कि आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दैट राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। ओके, चलिए फोकस करेंगे बोर्ड पे, ध्यान देंगे। पहला, these last for only short period of time। जो कम समय तक बीमारी रहती है, जैसे सर्दी जुकाम, 2 से 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 डेज के अंदर अपने आप चला जाता है, हमेशा नहीं रहता। कॉमन कोल्ड, राइट? कफ within 3 to 4 days disappears, but chronic disease are those that last for long time, even as much as lifetime। ये ऐसी बीमारी है जो काफी लंबे समय तक रहती है, या फिर कई बार जिंदगी भर तक, जैसे कि 3rd स्टेज कैंसर की बात कर लो, ठीक है। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि काफी लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है, और कई बीमारियों का तो कोई उपचार भी नहीं है, राइट? नेक्स्ट, सेकेंड थिंग, These do not cause long-term bad effects on human health। इससे कोई भी लंबे समय तक होने वाला कोई बैड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं आपको सर्दी जुकाम हुआ, आप जिंदगी भर आपको खांसना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ है?
होगा भी नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट। सेकेंड थिंग दैट these cause drastic long term effects on human health। इसके अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है बच्चों। इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर जो इसका इफेक्ट है वो सालों साल तक दिखाई देता है, काफी लंबे टाइम तक भी इसका इम्पैक्ट रहता है पर्सन के ऊपर। सो दैट मीन्स दे हैव नो लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट, दे हैव लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट, राइट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पेशेंट रिकवर्स फुल्ली आफ्टर ट्रीटमेंट। भाई आपने इलाज किया, मान लीजिए आप सर्दी जुकाम के अंदर आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको टैबलेट लिख दी 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद आप फिट एंड फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर। कोई डॉक्टर वहां पे 4-5 दिन की दवाई लिख करके ये नहीं बोलेगा अब आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। पेशेंट्स डू नॉट रिकवर कंप्लीटली। पेशेंट हमेशा के लिए रिकवर नहीं कर पाता है बच्चों। पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। There occurs no loss of weight of patient। ऐसा नहीं सर्दी जुकाम हुआ, फीवर आया और आपका बॉडी वेट कम हो गया, नॉट पॉसिबल। लेकिन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में जनरली बॉडी वेट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन योर एक्यूट एंड क्रॉनिक। पहला वाला कम समय तक, ज्यादा समय तक, ज्यादा हानिकारक इंपैक्ट नहीं है, वहां पे है। इनके अंदर पेशेंट्स कैन रिकवर, इसमें पेशेंट को रिकवर होने में बहुत लंबा समय लग जाता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। नेक्स्ट, देयर इज नो वेट लॉस, जबकि यहाँ पे वेट लॉस इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स क्या है, कोल्ड, कफ, टाइफॉइड। याद है टाइफॉइड मैंने बताया था सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलेरा। ये सभी एग्जाम्पल है ऑफ एक्यूट डिजीज। कुछ टाइम तक रहेंगी, आप दवाइयां लीजिए आप सही हो जाएंगे, एंटीबायोटिक लीजिए आप सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आर क्रॉनिक डिजीजेस, उसके एग्जाम्पल्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल की बीमारी, राइट। सेकेंड, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज लंबे समय तक जाएगी। आर्थराइटिस, आपने सुना होगा बूढ़े लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है ओल्ड एज के अंदर। आजकल तो यंग मतलब बच्चों को भी हो रहा है आर्थराइटिस, मतलब 20 to 25 की एज में भी हो रहा है आर्थराइटिस। दैट इज सो सैड कि यंग जनरेशन के अंदर भी ये बीमारी देखने को मिल रही है बच्चों। नेक्स्ट इज कैंसर। आजकल कैंसर सर्दी जुकाम से ज्यादा हो रहा है। आप बहुत फ्रीक्वेंटली कैंसर पेशेंट सुन रहे हैं कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। व्हाई? क्योंकि हमारा जो अभी आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ ऐसा ही हो गया है बच्चों। यस, हम लोग पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा रेडिएशंस के बीच में है, हमारे फोन्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारे रेडिएशंस के बीच में कैंसर के चांसेस तो अपने आप बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप जितना इनसे दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, उतना हेल्दी रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। पर ये बातें अच्छी कहां लगती है, मैम ऐसा मत बोलिए, हम आपकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, मत करो, बट ये तो सच है, दिस इज द ट्रूथ। आपको कभी भी अपना फोन अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। उसके रेडिएशंस, उससे होने वाले वाइब्रेशंस आपकी ब्रेन की टेंडेंसी, मेंटल हेल्थ को भी इंपेयर करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों। सोते वक्त तो एटलीस्ट आप दूर टेबल पे अपना फोन रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब डिजीजेस को आगे पढ़ने के लिए, योर कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस को पढ़ने के लिए, लेट्स सी दिस फ्लो चार्ट। एक्चुअली डिजीजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। वो जो आपको जन्म से है, मतलब बाय बर्थ जो बीमारियां आपके अंदर है, दोज आर कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीज, एंड दोज विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग योर लाइफ, मतलब आगे चलते चलते ये बीमारी कभी हो गई तब उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। जो बीमारी एक्वायर्ड है, इट में बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वर्ड का मतलब कम्युनिकेबल, एक दूसरे से फैलती है, जैसे कि आपका वायरल फीवर एक दूसरे से फैलता है, राइट। सो इट इज इन्फेक्शियस। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस, जो कि इतनी आसानी से फैलता नहीं है, ठीक। इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नोट दिस कंप्लीटली, कम ऑन एवरीवन। चलिए बच्चों, सभी ने नोट कर लिया, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। Now, diseases can be further categorized into congenital and acquired disease। थोड़ी देर पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट था और मैंने आपको बताया था that disease
It may be classified into congenital or acquired. It may be congenital or acquired, right? चलिए, congenital का मतलब क्या बताया था मैम ने? किस किस को याद है क्या था? Those diseases which are present since birth. ऐसी बीमारियां जो पैदा होते से ही आपके अंदर है, उस तरीके की बीमारी क्या कहलाती है? कॉन्जेनाइटल, राइट? जैसे कि हीमोफीलिया, याद कीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। ब्लीडर्स डिजीज, अगर बॉडी पे एक सिंगल कट भी लगेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं बने, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, देयर इज नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो बचपन वाली बात याद करो, वैसे तो अभी भी आपका बचपना ही है। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर खेलने गए अभी मम्मी से लड़ झगड़ करके, ठीक है, और आप खेल रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ, आप जमीन पर गिर गए, आपके हाथ पैर छिल गए और खून आने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप वो खून वहां पे रुक जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि देयर अकर्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या हो जाता है? कोएगुलेट हो जाता है। किसकी वजह से? हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट तीसरे सेल्स की वजह से। एक तो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, दूसरे डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे जो है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इनके अंदर प्लेटलेट्स में गड़बड़ होने के कारण ब्लड रुकता ही नहीं है, मतलब खून बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। कब तक? जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच जाते। एक्सट्रीम एक्सट्रीम केसेस के अंदर फाइनली डेथ ही होती है, और इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के खानदान के अंदर देखी गई। यस, क्वीन विक्टोरिया, उनके और उनके बेटे के अंदर ये बीमारी एक ट्रांसफर्स फ्रॉम मदर टू सन। ओके, वेरी भयानक बीमारी, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस। आपने कभी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सुना है बच्चों? इसके अंदर पर्सन को डिफिकल्टी होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस कलर्स। जो 3 मेन कलर में प्रॉब्लम है वो है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। कलर डिफरेंशिएशन में दिक्कत, आप जिसको ऑरेंज बोलोगे वो कुछ और बोलेंगे, आप जिसको रेड बोलोगे वो कुछ और बोलेंगे। देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन कलर्स फाउंड इन केस ऑफ कलर ब्लाइंड मेन। यस, इट इज मोर कॉमन इन मैन। ओके, चलिए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, दोनों की दोनों किसके एग्जाम्पल्स है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट डिजीज इज एक्वायर्ड डिजीज, वो जो पहले बचपन से नहीं थी, आप जैसे जैसे बड़े हुए बाद में आ गई आपके अंदर, किसी वजह से, मे बी किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ही हो गई है अपने आप। दोज डिजीजेस विच डेवलप आफ्टर बर्थ, इंपॉर्टेंट देखिए यहां पे, those diseases which develop after birth are called acquired disease. Clear है बच्चों? These are called acquired disease. अब ये acquired disease को ही further divide किया गया है into infectious and non-infectious, और ये बहुत ही commonly use होने वाले terms हैं, infectious disease और non-infectious। कोरोना वायरस infectious है या non-infectious? फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? फैल रहा है, राइट? इन्फेक्शियस है। These are also called communicable diseases. These are also called communicable diseases, and these are called non-communicable disease. जिनको आप फैला नहीं सकते वो कौन सी है? नॉन इन्फेक्शियस। लेकिन जिनको आप बहुत नाच नाच के फैला सकते हो, लो आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। अगर कोरोना पेशेंट नॉन कोरोना पेशेंट्स के बीच में होकर के चला जाता है विदाउट अ मास्क, और आप भी बिना मास्क के हैं, तो बहुत जल्दी ही आप वो इन्फेक्शन गेन कर लेंगे। दिस अकर्स इन केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। चलिए, डिफरेंसेस पढ़ते हैं जो आपको पेपर में लिखने को पड़ेंगे, राइट? चलिए पढ़े इनको। नंबर 1,
These occur due to external factors. Generally infectious disease किसी external factor की वजह से होती है. फॉर एग्जाम्पल एयर के अंदर कोई माइक्रोब वगैरह आपके बॉडी में एंटर कर गया थ्रू एयर, या फिर थ्रू वाटर, या फिर थ्रू सम अदर पैथोजन, किसी पैथोजन ने आपकी बॉडी में एंट्री मार ली. दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर. पहले ही करा चुकी हूं मैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. वेरी गुड. जो लोग ध्यान से सुनते हैं उनको अच्छे मार्क्स जरूर मिलते हैं. और अच्छे मार्क्स का करना क्या है? हमें तो ज्ञान चाहिए. हमें चाहिए कि हमें सब चीज पता हो. नंबर तो आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, कल नहीं आए तो परसों, कभी ना कभी तो आना ही है. ठीक है, देर है अंधेर रही. ठीक. सो दे आर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है बच्चों? दीज आर द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. दैट मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स. कौन से फैक्टर्स है ये? इंट्रिंसिक फैक्टर्स. इज दैट क्लियर? बताइए. दे occur due to external factors, those are extrinsic factors, and these occur due to internal factors, these are intrinsic factors. क्लियर है बच्चों? मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को सारा कुछ क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. These are caused by attack of pathogens. ये किसकी वजह से है? Due to attack of pathogens. Pathogen में भी they may be protozoan, they may be bacteria, they may be a virus, they may be a you can say worm. कुछ भी हो सकता है, any pathogen. So they are caused by the attack of pathogen. While your non-infectious diseases, these are caused by factors other than. These are the factors other than pathogens. Non-infectious may be due to some kind of radiations, UV radiations, IR radiations, या फिर किसी भी ऐसी चीज से जो कि एक पैथोजन नहीं है. एंड मोर टेक्निकली लिविंग पैथोजन नहीं है. जो लिविंग नहीं है वो क्या कॉज कर सकता है? आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. राइट. चलिए थर्ड पॉइंट. दे कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. गौर करेंगे बच्चों यहां पे दैट सबसे पहले बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? थर्ड पॉइंट पे ध्यान दो. दीज कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. अगर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, आप अगर उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो बीमारी डेफिनेटली आपको भी हो जाएगी. तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? दूर रहने का. जो मम्मी बोलती है वो सही बोलती है, दूर रहो. अगर किसी को वायरल है या फिर किसी को कॉमन कोल्ड है या फिर किसी को ऐसी बीमारी हो गई है दैट इज इन्फेक्शियस, तो उस पर्टिकुलर पर्सन से दूर ही रहना चाहिए. दीज आर हैबिट्स, दीज आर हाइजीनिक हैबिट्स. इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप कुछ बुरा कर रहे हो अपने दोस्त के साथ. इट इज फॉर योर हेल्थ, इट इज फॉर अदर्स हेल्थ. ओके. नेक्स्ट, आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दीज कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ये फैलती नहीं है. अगर किसी पर्सन को ये बीमारी है तो ये किसी थर्ड पर्सन को, सेकेंड पर्सन को नहीं होती है. राइट. दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, दीज आर नॉट कम्युनिकेबल. क्लियर है? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस. फोर्थ पॉइंट. इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मे बी फिजिकल कॉन्टैक्ट. आपने किसी को टच किया, मे बी किसी से पेन शेयर किया या पेंसिल लिया किसी से. ठीक है. किसी का खाना खा लिया. तो बाय शेयरिंग, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट. और इट मे बी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. हो सकता है दैट ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पर्सन, बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ये ट्रांसफर हो जाए. कौन? इन्फेक्शियस डिजीज. यस. तो वो भी एक केस है. या फिर और थ्रू एनी मीडियम. मीडियम यानी मे बी एयर, वाटर. आपने जिस गिलास से पानी पिया उसी से, मतलब जिस इन्फेक्टेड पर्सन ने उससे पिया, आपने भी उसी से पी लिया. देन देयर इज गोइंग टू बी अ चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन. क्लियर है? तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? आपके इन्फेक्शियस डिजीज से. क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट. इन केस ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, दैट इन्फेक्शन इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू. Infection is not transmitted through direct contact or through medium except in hereditary disease.
देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इट इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एनी मीडियम. जैसे यहाँ पे इट वॉज ट्रांसफरिंग but it is not transferring, right, except in the case of heredity disorder. Now what are these heredity disorders? Hereditary disease क्या है, right? चलिए बताएं आपको hereditary disease क्या है. लिखेंगे बच्चों, मैं यहां पे लिखती हूं आपके लिए. hereditary diseases वो है that are transferred from, these are the diseases that are transferred from parents to the children, that are transferred from parents to the child. देखो जब जन्म होता है तो जन्म के दौरान जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाता है, those are called hereditary diseases. ऐसी बीमारियां जो पेरेंट्स से बच्चों में आ गई ड्यू टू सम ट्रांसफर ऑफ मे बी सम जीन्स और मे बी सम या फिर एबनॉर्मैलिटी इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स, डीएनए में कोई ऑल्टरेशन हो जाए मान लीजिए, देन इट इज गोइंग टू कॉज हेरिडिटरी डिजीज. क्लियर है? वेरी गुड. तो एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, बाकी और कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शियस हो सके. दे आर नॉन इन्फेक्शियस बेसिकली, राइट? क्लियर है? बताइए इनके बीच में डिफरेंसेस कर देंगे पेपर में, कोई भी इश्यू नहीं है. शॉर्ट एंड स्वीट मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ताकि आप इनको इजीली याद कर लो. ओके, एग्जाम्पल देखो, कॉमन कोल्ड कितना आसानी से फैलता है. घर में एक को कॉमन कोल्ड या वायरल हुआ, पूरे घर को वायरल हो जाएगा. होता है कि नहीं होता है? क्लास में अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हमारे दोस्त ने छींक दिया, डेस्क छींकने की बारी हमारी ही होती है. होता है कि नहीं होता है? फिर टीचर बोलते हैं अपने मुंह में हैंडकरचीफ रखो ना, कमाल, ऐसे बोलते हैं. यस, एंड दिस इंक्लूड्स कैंसर. नॉन इन्फेक्शियस में कौन है? कैंसर है. ऐसा नहीं है कि आप किसी कैंसर पेशेंट के साथ बैठे हुए हैं और आप कोल्ड ड्रिंक दोनों साथ में बैठ के पी रहे हैं और आपने मना कर दिया, नहीं भाई मेरे को भी हो गया. तो ऐसी बीमारी नहीं है कैंसर. इट इज नॉन इन्फेक्शियस. ओके, सो नॉन इन्फेक्शियस का कैंसर और इन्फेक्शियस का एक एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड. बाकी और भी पढ़ेंगे चैप्टर में, थोड़ा वेट कीजिए. ओके, यहां तक कोई भी दिक्कत? लेफ्ट पेज सभी को क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं टू दी नेक्स्ट पेज. इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स. कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? सब इन्फेक्शियस एजेंट्स. अब इनका एजेंडा क्या है, क्या करते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट्स? These are the organisms that cause disease. These are the organisms that cause disease and are found in wide ranges. कौन कौन हो सकते हैं? They may be viruses, they may be bacteria, they may be fungi, single cell organisms या फिर प्रोटोजोन्स कह लीजिए. अमीबा याद है? Yes. या फिर कई बार क्या होता है, सम डिजीजेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय नॉट इवन योर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स. छोटे छोटे कीड़े आपके पेट में पड़ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं पेट के अंदर, ठीक है, और वो आपको बीमारियां कॉज करते हैं. सो देयर आर सम डिजीजेस दैट आर ऑल्सो कॉज ड्यू टू वर्म्स. बात समझ में आ रही है सभी मेरे प्यारे बच्चों को? कम ऑन, जल्दी से बताएंगे. इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली वो है जिनको कौन फैला रहा था? पैथोजेंस, राइट? कौन फैला रहा था इनको? पैथोजेंस, करेक्ट. नाउ these pathogens, these are very very harmful. These are very very harmful. Why? They are causing a wide range of diseases. They are causing a wide range of diseases that are harmful for humans बच्चों. These are very much harmful. Okay? तो पहली बात, आपको तो हो ही रही है और आपके साथ आपके आस पड़ोस में भी फैल रही है. भाई ऐसी खतरनाक बीमारी से तो डर लगेगा ना, आपको नहीं लगता? तो फिर आप सारे घर में क्यों बैठे हो कोरोना से बच करके? क्योंकि ऐसी बीमारियों से बचने में ही समझदारी है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. एजेंट्स एंड डिजीजेस. एजेंट कौन है और कौन सी बीमारी कॉज करता है, ये पढ़ने जा रहे हैं हम. तो सबसे पहले वी हैव वायरसेस. वायरस से होने वाली सबसे पहली बीमारी इज कॉमन कोल्ड.
जी हाँ, वायरस की वजह से ही होता है कॉमन कोल्ड। वायरस बहुत इजीली फैल जाता है इधर उधर, ठीक है, हमसे, हमारे दोस्त के अंदर, हमारे दोस्त से उसके परिवार के अंदर, एंड सो ऑन इट गोज ऑन। इन्फ्लुएंजा फीवर, राइट, ये भी किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। डेंगू फीवर भी किसकी वजह से है? वायरस की वजह से। एड्स, यस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पूरा आगे मैं डिजीजेस पढ़ाऊंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी केवल याद कर लो, वायरस से होने वाली 5 बीमारियां यहाँ पे लिखी हुई है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स एंड सार्स। ठीक है, चलिए लर्न करिए जल्दी से मेरे साथ। 5 वायरल डिजीजेस, नंबर 1 कॉमन कोल्ड, नंबर 2 इन्फ्लुएंजा, नंबर 3 डेंगू फीवर, एंड नंबर 4 इज एड्स, एंड नंबर 5 इज सार्स, SARS। सबके बारे में मैं जरूर पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा धैर्य, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भाई वो एजेंट है जिससे काफी सारी बीमारियां होती है, जैसे कि टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, यस बच्चों, कॉलेरा, टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, these are all the diseases that are caused by bacteria. Again, I have written 5 diseases. I have also included all the diseases that are given in NCERT. SARS is given in, your SARS virus is given in diagram. Look at your diagram in NCERT. भाई जो लोग क्लास में NCERT लेके नहीं बैठते उनसे मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ बच्चों। NCERT हमेशा खोल के बैठना है, ठीक है, और उसको रीड करना है, क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का खजाना है। जब आप उसके बॉक्सेस पढ़ोगे, जब आप समरी पढ़ोगे, जब आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हो, डायग्राम के नीचे की लेबलिंग पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाता है और आप अपने दोस्तों से सुपीरियर हो जाओगे। ट्राई करके देख लो, अगर आपने वो सारा पढ़ लिया तो आपको मेरी क्लास पूरी समझ में आ जाएगी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरिया कंप्लीट। What are the 5 diseases? Number 1 typhoid fever, number 2 cholera, number 3 tuberculosis, number 4 anthrax, and number 5 is tetanus. क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत है किसी को भी? नहीं है बच्चों? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फंजाई। अब फंजाई से कौन सी बीमारियां होती है? ठीक है, फंजाई से देखेंगे बच्चों, मेनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस, जैसे कि रिंगवर्म, दैट इज इन रिंगवर्म से जो बीमारी होती है, जो कि आप देखते होंगे दाद बोलते हैं बच्चों। रिंगवर्म हो जाता है ना, दाद होता है, उस पर फिर आप रिंगार्ड लगाते हो, ठीक है। दीज आर कॉज्ड बाय फंगस, दीज आर कॉज्ड बाय फंगस, दीज आर फंगल इन्फेक्शंस। जनरली ये बारिश, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी वाले मौसम में ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब भी किसी फंगस को थोड़ा वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट मिलता है, कैसा इन्वायरमेंट? वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, तो ये फंगस बहुत इजीली ग्रो कर लेती है और ग्रो करके क्या कॉज करती है? इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शंस आर मेजर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ठीक है। तो चांदी हो जाती है भाई, आपके जो फंगल इन्फेक्शन वाले डॉक्टर, स्किन डॉक्टर्स होते हैं ना, उनका तो मजा हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, ठीक, इसमें कोई मजे की बात नहीं है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आर प्रोटोजोअन्स। जो बीमारी प्रोटोजोअन्स से होती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोटोजोअन से होने वाली बीमारी है, सीधी सीधे वही बीमारी है, ठीक है। सबसे पहला मलेरिया, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मैम लेकिन ये तो फीमेल एनोफिलीज से होता है ना? नो, it is caused by plasmodium and not by female anopheles. It's just a vector. वो केवल एक मीडियम है बीमारी को आगे पहुंचाने का। It is not causing the बीमारी। बीमारी is caused by plasmodium। यहीं पे लिख देती हूं मैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, राइट। आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इज कालाजार। दीज आर द बीमारीज दैट आर गिवन इन योर डायग्राम्स। एनसीईआरटी में देखो, वहां पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। अमीबिक डिसेंट्री, नाम से ही पता चल रहा है मिस्टर अमीबा इसका कारण है। मिस्टर अमीबा की वजह से ये बीमारी होती है बच्चों, अमीबिक डिसेंट्री। इज दैट क्लियर एवरीबडी? कम ऑन, गुड। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, इसका भी
पॉजिटिव एजेंट, इसका भी प्रोटोजोन आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा सारा कुछ लिखवाने वाली हूं, कोई टेंशन नहीं है, अभी सिर्फ मैं नाम याद करवा रही हूं। सम डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, some diseases that are caused by bacteria, some diseases that are caused by fungi, protozoans and now worms. worm कौन है? इंटेस्टाइनल वर्म, जो मैंने आपको बताया था पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, दर्द होता है, ज्यादा चीनी खा लो, मम्मी बोलती थी बचपन में, याद आ रहा है सब कुछ? ये वो वाले वर्म्स है बच्चों। ये वर्म कौन है? जैसे कि आपके टेप वर्म, राउंड वर्म। टेप वर्म से होने वाली बीमारी, these are called, it is called टीनियासिस, एंड राउंड वर्म से होने वाली बीमारी इज कॉल्ड एस्कैरियासिस। थोड़े टफ नाम है मानती हूं, लेकिन 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 आपकी एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा हुआ है इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शंस, लेकिन आप एग्जाम्स में ये भी देख सकते हो, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस। मैम ये तो बड़ा कूल साउंड कर रहा है, एलिफेंटियासिस, ये क्या होता है? बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है बच्चों, किसकी वजह से? ड्यू टू सम काइंड ऑफ वर्म्स। क्या करते हैं ये वर्म्स? इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल के लोअर लिम्स, जनरली पैर, जेनाइटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये जनरली स्वेल हो जाता है, हाथी के पांव जैसे हो जाते हैं, इसीलिए इस बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस। हाँ बच्चों, हाथी के पांव जैसी बीमारी, एलिफेंटियासिस, ठीक है। पूरी डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे। तो हमने इन सारे एजेंट्स को ऐसे ग्रुप क्यों कर दिया, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वर्म, ऐसे क्यों किया? क्योंकि इन सभी एजेंट्स का वर्क करने का तरीका अलग अलग है। आपको क्लास 9th में ही क्यों रखा है, सारी क्लासेस को मर्ज क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है। जब आप 9th पास करोगे तब आप 10th में जाओगे, 10th के बाद 11th एंड सो ऑन, राइट। एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। जैसे कि वायरस, दे आर नॉन लिविंग, भाई इनके लिए दवाई बनाने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए अपन क्या बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, जो कि बेसिकली बॉडी के बाहर दे आर नॉन लिविंग। यस, viruses are non-living outside the body of organism and they become living inside the body of organism. भूत, ठीक है, वायरस इज नथिंग बट अ भूत, गोस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपके बॉडी के बाहर एकदम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, इनको कोई मतलब ही नहीं है किसी से, लेकिन बॉडी में पहुंचते ही क्या तूफान मचाया हुआ बच्चों। आजकल का टाइम ही कोरोना टाइम चल रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ वायरस, राइट। कोविड-19 किसकी वजह से? कोरोना वायरस, राइट। तो इसीलिए क्योंकि हर ग्रुप का अपना एक प्रॉपर प्रोसीजर है, अपनी एक बात है, इसीलिए सबको अलग लिखा है। आगे अब जो हम पढ़ेंगे, दोज विल बी स्प्रेड ऑफ दिस डिजीजेस, कैसे ये फैलती है, और भी बहुत सारी चीजें वेट कर रही है। पहले बताइए, आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत है आप लोगों को? यस एवरीबॉडी, बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है सब कुछ समझ में आ गया सभी को? हेरिडिटी डिजीज वहां पे लिखा है, वो आप अपनी नोटबुक में टॉप पर लिखेंगे, राइट। नोट्स बना रहे हैं आप लोग साथ के साथ, रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं? रिवाइज जरूर किया कीजिए बच्चों, क्योंकि एक बार जो चीज पढ़ लेते जरूरी नहीं वो याद हो जाए। अभी आप मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे सुपरस्टार हो, लेकिन आपको टाइम लगेगा ये चीजें समझने के लिए, ठीक है। टेक योर टाइम, गिव योर टाइम टू स्टडीज। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक आप लोग ये सारा याद कर लो, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू फॉर दिस क्लास।